1950s का दशक, एक ऐसा दौर जब दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी और आसमान में अचानक कुछ बहुत अजीब दिखने लगा था। हाँ, हजारों लोगों ने, और इनमें तजुर्बेकार पायलट भी शामिल थे। उन्होंने आसमान में ऐसी चीजें देखने का दावा किया जो किसी भी जाने पहचाने विमान जैसी नहीं थी। बिल्कुल, तेज रफ्तार, अजीब हरकतें और एक रहस्यमयी चमक। अखबारों में इन्हें उड़न तश्तरी या यूएफओ कहा जाने लगा। और सवाल यही था कि क्या ये वाकई दूसरी दुनिया से आए मेहमान थे या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही कहानी चल रही थी। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और हमारा गाइड होगा CIA का एक दस्तावेज जो सालों तक टॉप सीक्रेट था पर अब पब्लिक है। इसका शीर्षक है द सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी एंड ओवरहेड रिकॉग्निसेंस, द U2 एंड ऑक्सकार्ट प्रोग्राम्स 1954-1974। ये कोई मामूली रिपोर्ट नहीं है। ये एक तरह से उस राज की चाबी है जिसने दशकों तक UFO और एलियंस की कहानियों को हवा दी। तो आज का हमारा मिशन ये पता लगाना है कि कैसे एक खुफिया जासूसी प्रोग्राम ने अनजाने में अमेरिका के सबसे बड़े सांस्कृतिक फिनोमेना में से एक को जन्म दिया, और कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा की एक जरूरत ने साजिशों के सिद्धांतों का एक ऐसा जाल बुना जो आज तक लोगों के जहन में ताजा है। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, तो कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें 1950 के दशक के उस माहौल को समझना होगा। यह शीत युद्ध का दौर का। हाँ, सोवियत संघ ने अपने चारों ओर एक आयरन कर्टन यानी लोहे का पर्दा डाल रखा था। अमेरिका के लिए वो एक ब्लैक बॉक्स जैसा था। और राष्ट्रपति आइजनहावर और CIA को ये जानने की एक जबरदस्त बेचैनी थी कि उस पर्दे के पीछे हो क्या रहा है। क्या सोवियत संघ नए बॉम्बर्स बना रहा है? उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी है? ये वो सवाल थे जिनका जवाब मिलना बहुत जरूरी था। और जवाब न मिलना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। और मुश्किल ये थी कि जासूसी के जो सारे पुराने तरीके थे ना, वो नाकाम हो रहे थे। जमीन पर जासूस भेजना। हाँ, दस्तावेज साफ बताता है कि सोवियत संघ के अंदर जमीनी जासूस भेजना लगभग नामुमकिन था। KGB की पकड़ हर जगह थी। अच्छा। फोन टैपिंग या सिग्नल इंटेलिजेंस भी ज्यादा काम नहीं आ रहे थे। सोवियत संघ अपनी अहम जानकारियों को लेकर बहुत ज्यादा सावधान था। तो अमेरिका को जानकारी की सख्त जरूरत थी, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा था। एक तरह का अंधेरा था। और इस अंधेरे में डर बढ़ता जा रहा था। उस समय हवाई जासूसी एक विकल्प जरूर था, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक था। बिल्कुल। दस्तावेज में RB-47 जैसे विमानों का जिक्र है जो सोवियत सीमाओं के बहुत करीब उड़ते थे तस्वीरें लेने के लिए। लेकिन ये तो मौत से खेलने जैसा था। हाँ, सोवियत एयरफोर्स हमेशा तैयार रहती थी और कई बार इन विमानों पर हमला भी हुआ। और अगर एक भी विमान सोवियत जमीन पर गिर जाता तो वो एक अंतर्राष्ट्रीय संकट बन सकता था, शायद एक जंग की वजह भी। तो स्थिति ये थी कि जमीन से जानकारी नहीं आ रही थी और हवा से कोशिश करना तीसरे विश्व युद्ध को दावत देना था। बिल्कुल। CIA और अमेरिकी सरकार को एक ऐसी टेक्नोलॉजी की तलाश थी जो उन्हें सोवियत संघ के ऊपर से उड़कर बिना पकड़े गए साफ तस्वीरें दे सके। उन्हें एक जादुई समाधान की जरूरत थी। और इसी जरूरत के बीच एक क्रांतिकारी समाधान सामने आया। एक ऐसा विमान जो उस जमाने के हिसाब से किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकला हुआ लगता था। इसका कोड नेम था प्रोजेक्ट एक्वाटॉन और विमान का नाम था U2। ये कोई आम जेट नहीं था। इसकी खासियतें उस दौर के किसी भी विमान से मीलों आगे थीं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी? उसकी उड़ान की ऊंचाई। ये दस्तावेज इस बात पर बहुत जोर देता है। U2 विमान 60,000 फीट यानी लगभग 18 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकता था। 60,000 फीट उस जमाने में तो। हाँ, जरा इसको पर्सपेक्टिव में रखते हैं। उस जमाने में जो कमर्शियल एयरलाइनर्स थे वो उड़ते थे 10,000 से 20,000 फीट पर। ठीक है। और सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स भी 40,000 फीट के नीचे ही रहते थे। U2 इन सबसे लगभग 2 गुना या 3 गुना ज्यादा ऊंचाई पर था। अगर कोई पायलट अपनी सामान्य उड़ान पर है तो U2 उसके ऊपर एक और आसमान में उड़ रहा था। बिल्कुल, एक ऐसी जगह पर जहां पायलटों को लगता था कि आसमान बिल्कुल खाली है, वहां कुछ हो ही नहीं सकता। और यही बात उसे सोवियत रडार और मिसाइलों की पहुंच से बाहर रखती होगी, है ना? एग्जैक्टली। वो इतनी ऊंचाई पर किसी चीज को ट्रैक करने या निशाना बनाने के लिए बने ही नहीं थे। और इसका डिजाइन भी तो बहुत अलग था। हाँ, बहुत अनोखा। ये असल में एक जेट इंजन वाला ग्लाइडर था।
इसके पंख बहुत लंबे और पतले थे जो इसे बेहद कम हवा में भी टिके रहने में मदद करते थे। और शुरुआत में इन पंखों का रंग चमकदार चांदी जैसा था। और यहीं से चीजें दिलचस्प होनी शुरू होती हैं। कल्पना कीजिए 60,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां आसमान गहरा नीला या लगभग काला होता है, सूरज की रोशनी जब इन चांदी के पंखों से टकराती होगी तो नीचे से देखने पर वो कैसा लगता होगा? एक चमकती हुई रहस्यमय चीज जो बिना किसी आवाज के आसमान में तैर रही हो। और बस यहीं से अनजाने में यूएफओ की कहानी शुरू होती है। अच्छा, दस्तावेज में एक लाइन है जो सब कुछ साफ कर देती है। उसमें लिखा है, U2 के हाई एल्टीट्यूड टेस्ट्स का जल्द ही एक अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट सामने आया। यूएफओ देखे जाने की रिपोर्ट्स में जबरदस्त उछाल। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये सीधा सीधा कारण और प्रभाव का मामला था। 1954 में जब नेवादा के रेगिस्तान में, जिसे आज हम एरिया 51 के नाम से जानते हैं, U2 की टेस्टिंग शुरू हुई, तभी से यूएफओ रिपोर्ट्स की बाढ़ आ गई। चलिए उस मंजर को एक पायलट की नजर से देखते हैं। आप एक कमर्शियल एयरलाइन के पायलट हैं। साल है 1955। आप 20,000 फीट पर आराम से उड़ रहे हैं। ठीक है। अचानक आपको अपने से 40,000 फीट ऊपर, यानी लगभग 12 किलोमीटर ऊपर, एक तेज चमकती हुई चीज दिखती है जिसकी कोई आवाज नहीं है, पंख नहीं दिख रहे। हाँ, और वो ऐसी रफ्तार से चल रही है जो उस ऊंचाई पर नामुमकिन लगनी चाहिए। आपके ट्रेनिंग मैनुअल में, आपके पूरे करियर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसे समझा सके। तो अब तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को रेडियो पर बताते हैं। और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास भी कोई जवाब नहीं होता। उनके रडार स्क्रीन पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके रडार उतनी ऊंचाई के लिए बने ही नहीं है। तो अब सोचिए, एक घबराया हुआ पायलट है जो कुछ अजीब देख रहा है, और एक कंफ्यूज्ड एटीसी है जिसके पास कोई डेटा नहीं है। जब ऐसी रिपोर्टें बार बार आने लगीं तो लोगों ने उसे क्या नाम दिया? अज्ञात उड़न तश्तरी, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। उस समय की जानकारी के हिसाब से ये एक एलियन स्पेसशिप ही हो सकती थी, क्योंकि इंसानी टेक्नोलॉजी का वहां पहुंचना तो सोचा भी नहीं जा सकता था। तो ये सिर्फ आम लोगों का वहम नहीं था, सबसे तजुर्बेकार पायलट भी धोखा खा रहे थे। बिल्कुल। दस्तावेज बताता है कि शुरुआती दौर में सबसे ज्यादा यूएफओ रिपोर्ट्स एयरलाइन पायलटों की तरफ से ही आईं, जो शाम के वक्त उड़ रहे होते थे। शाम के वक्त क्यों? क्योंकि सूरज जब ढल रहा होता है तो वो 20,000 फीट पर उड़ रहे विमान के लिए तो डूब चुका होता है। हाँ, उनके लिए तो रात हो गई। लेकिन 60,000 फीट पर उड़ रहे U2 के चांदी के पंखों पर उसकी रोशनी अब भी पड़ रही होती है। अच्छा, तो नीचे अंधेरे में उड़ रहे पायलट को ऊपर आसमान में एक आग का गोला या एक चमकता हुआ ऑब्जेक्ट दिखाई देता था। हाँ, वो इसे कैसे समझाते? जैसे जैसे ये घटनाएं बढ़ने लगी, जनता और मीडिया में हलचल तेज हो गई। सरकार पर दबाव पड़ने लगा कि वो बताए कि आखिर आसमान में हो क्या रहा है। इसी दबाव के चलते अमेरिकी वायुसेना ने एक आधिकारिक जांच शुरू की, जिसका नाम बहुत मशहूर हुआ, प्रोजेक्ट ब्लू बुक। हाँ, इसका मकसद था यूएफओ देखे जाने की इन तमाम घटनाओं की वैज्ञानिक तरीके से जांच करना और पता लगाना कि कहीं ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई खतरा तो नहीं है। और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। एक बहुत ही विडंबनापूर्ण मोड़। दस्तावेज से ये साफ होता है कि CIA और U2 प्रोग्राम के अधिकारियों को बहुत अच्छे से पता था कि इन यूएफओ रिपोर्ट्स में से ज्यादातर का असली कारण क्या है। उन्हें पता था। वो जानते थे कि ये कोई एलियन नहीं, बल्कि उनका अपना टॉप सीक्रेट जासूसी विमान है। लेकिन वो ये सच किसी को बता नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि U2 प्रोग्राम उस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा राज था। इसकी जानकारी सोवियत संघ को मिलना तो दूर, वो अपनी ही एयरफोर्स के जांचकर्ताओं को भी नहीं बता सकते थे। एक मिनट, तो इसका मतलब प्रोजेक्ट ब्लू बुक एक तरह का दिखावा था। एयरफोर्स पूरी ईमानदारी से एक ऐसी पहेली को सुलझा रही थी जिसका जवाब CIA की फाइलों में पहले से ही बंद था। इसे दिखावा कहना शायद पूरी तरह सही न हो, लेकिन ये एक बहुत ही मुश्किल और अजीब स्थिति थी। ब्लू बुक की जांचकर्ता अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें जानबूझकर अंधेरे में रखा गया था। तो CIA ने क्या किया? दस्तावेज बताता है कि CIA ने ब्लू बुक के लोगों से संपर्क किया। उन्होंने कहा, देखिए, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन ये मदद सच्चाई बताने के लिए नहीं थी। नहीं, ये मदद सच्चाई को और बेहतर तरीके से छिपाने के लिए थी। CIA के लोग ब्लू बुक के जांचकर्ताओं को इन घटनाओं के लिए दूसरे विश्वसनीय स्पष्टीकरण गढ़ने में मदद करते थे। जैसे कि किस तरह की स्पष्टीकरण? वही स्पष्टीकरण जो बाद में UFO रिसर्च करने वालों के बीच मजाक का पात्र बन गए। अच्छा। जैसे कि ये मौसम वाले गुब्बारे थे, या ऊंचाई पर मौजूद बर्फ के क्रिस्टल्स पर सूरज की रोशनी पड़ने से ऐसा दिखा, या फिर तापमान के उलटफेर की वजह से हुआ एक ऑप्टिकल इल्यूजन। तो CIA ये सुनिश्चित करती थी कि हर U2 उड़ान से जुड़ी UFO रिपोर्ट को
किसी न किसी प्राकृतिक घटना से जोड़कर फाइल बंद कर दी जाए। बिल्कुल, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अपने ही देश के लोगों और अपनी ही सेना को गुमराह कर रहे थे। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इसका पैमाना कितना बड़ा था? दस्तावेज में एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा दिया गया है। क्या? 1950 के दशक के अंत से लेकर 1960 के दशक तक यूएफओ देखे जाने की कुल रिपोर्टों में से आधी से ज्यादा। आधी से ज्यादा? हाँ, आधी से ज्यादा का कारण U2, उसके बाद आए ऑक्सकार्ट प्रोग्राम के SR-71 ब्लैकबर्ड जैसे जासूसी विमानों की उड़ानें थीं। जरा इस पर सोचिए। अमेरिका में यूएफओ को लेकर जो भी डर, उत्साह या जिज्ञासा थी, उसमें से आधे से ज्यादा की जड़ सरकार का अपना ही एक खुफिया कार्यक्रम था। तो ये सिर्फ एक विमान की कहानी नहीं है। नहीं, ये इस बात की कहानी है कि कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा की एक जरूरत ने एक जबरदस्त विरोधाभास पैदा किया। अपने देश को एक बाहरी दुश्मन से बचाने के लिए सरकार को अनजाने में अपने ही नागरिकों को गुमराह करना पड़ा। और इस एक राज ने दशकों तक चलने वाले अविश्वास और साजिशों के सिद्धांतों की एक पूरी संस्कृति को जन्म दे दिया। बिल्कुल सही। यहीं से वो धारणा बनी कि सरकार हमसे कुछ छिपा रही है। और सच तो ये है कि सरकार वाकई छिपा रही थी, लेकिन वो एलियंस नहीं बल्कि अपने जासूसी विमान छिपा रही थी। पर जब लोगों को आधे अधूरे जवाब मिलते हैं तो उनका दिमाग खाली जगह को अपनी कल्पनाओं से भर लेता है। हाँ, एरिया 51, रॉसवेल, ये सारी कहानियां इसी अविश्वास की जमीन पर पनपी। तो जो लोग कहते थे कि सरकार यूएफओ के बारे में झूठ बोल रही है, वो एक तरह से सही थे। हाँ, ये एक अद्भुत विडंबना है। बस वो गलत चीज के बारे में सोच रहे थे। बिल्कुल, सरकार का हर इनकार, हर मौसम का गुब्बारा वाला स्पष्टीकरण साजिश के सिद्धांत को मानने वालों के लिए इस बात का एक और सबूत बन गया कि जरूर कोई बहुत बड़ी बात छिपाई जा रही है। और इस दस्तावेज से हमें पता चलता है कि शीत युद्ध की जासूसी ने अनजाने में एलियन और यूएफओ की लोकप्रिय संस्कृति को न सिर्फ हवा दी, बल्कि उसे पैदा करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और आज ये दस्तावेज, जो कभी दुनिया के सबसे सुरक्षित तिजोरियों में बंद था, हमारे सामने है। यह हमें दिखाता है कि इतिहास की जो कहानी हम जानते या मानते हैं, वो अक्सर अधूरी होती है। पर्दे के पीछे हमेशा एक और ज्यादा जटिल कहानी चल रही होती है। और ये हमें ये भी सिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी साजिशें एलियंस या किसी बाहरी ताकत की नहीं होती, बल्कि इंसानों की अपनी मजबूरियों, उनके डर और उनके राजों से पैदा होती हैं। और ये हमें आज के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या आज के इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हर रोज नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ड्रोन हैं, सैटेलाइट्स हैं, ऐसी और कौन सी अस्पष्टीकृत या रहस्यमयी घटनाएं हो सकती हैं जिनके पीछे ऐसी ही कोई छुपी हुई गुप्त कहानी हो? एक ऐसी कहानी जो शायद दशकों बाद किसी डीक्लासिफाइड फाइल के जरिए हमारे सामने आए।